नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज बात करेंगे ग्रेड जो सेकंड है, इसमें ग्रुप ए का जो पेपर हुआ है, यानी सोशल साइंस का जो पेपर है, ये 30 जुलाई को आयोजित किया गया था जीके वाला पेपर। और इसमें जो मेरिट है वो बहुत कम रहेगी। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। लेकिन 100% सटीक आंसर की हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपको पेपर में मिलाने में। देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है कि किस पर पिछवाई जो चित्रकला है नाथ द्वारा की वो बनाए जाते हैं। चित्र किस पर बनाए जाते हैं? चमड़े पर, कागज़ पर, लकड़ी पर। तो आपको पता होगा रेगजिन या कपड़े पर बनाए जाते थे। तो कपड़ा इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। मोरबंद या पहरवना, तानना, ये 3 प्रकार विवाह के हैं। ये जनजाति है, गरासिया जनजाति। ये काफ़ी सरल प्रश्न था, लेकिन पता नहीं चलता एग्ज़ाम में। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये प्रश्न रीट में भी आया था, ध्यान रखें इस बात को। और इसमें देखेंगे लोक गायकी 4 बेंत का संबंध टोंक से है। ये करेक्ट सही है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए आप। निम्न निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव प्रबंध और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों का जिक्र करती है? तो बीरमदेव सोनग्रारी बात, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? नरपत नाले ने। और इसमें राजमती और बीसल देव जी की प्रेम प्रसंग की कहानी का उल्लेख मिलता है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में है। ये भी आपका सही गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में अगला 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, भारत के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखना विशेष कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये हाँ और ना वाला जो ऑप्शन है, आप पेपर क्लियर से पढ़ लें उसको। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो बिल्कुल राइट है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी ठीक है। वह 5 साल के लिए की अवधि के लिए चुना जाता है, ये भी ठीक है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाना चाहे तो हटा सकती है क्या? तो विधानमंडल को तो हक ही नहीं है, अधिकार नहीं है हटाने का, तो इसलिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। और गलत ही वो पूछ रहा है, जो नहीं है वो पूछ रहा है। अगला देखिए, 9वां है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। और अगर आपको ये याद था तो अगले वाला प्रश्न जो पहले वाला था वो भी आप कर सकते थे। दोनों ही प्रश्न एक साथ अटेम्प्ट कर लिए गए हैं। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो मंडन द्वारा इन चारों पुस्तकों की रचना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 के बाद में अगला 11वां प्रश्न है, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री को के अपने प्रथम कार्यकाल में, यानी अशोक गहलोत की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, 1 दिसंबर 1998 से गहलोत साहब क्या हैं, सत्ता में आए थे। तो ये इनका आंसर ठीक हो जाएगा। राज्य की कितनी विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित और निर्वाचित क्षेत्र किए गए हैं? तो वो कौन से हैं? वो हैं 6 और 5। इसका आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कम कार्यकाल के लिए राजस्थान का मानवाधिकार आयोग रहा है? जो कम रहा है अध्यक्ष वो कार्यकाल है, वो कांता कुमारी भटनागर हैं। ये प्रथम महिला थी इसकी और पहली अध्यक्ष हैं ये। इनका कार्यकाल कम रहा है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से सबसे कम अधिक तक, देखो, निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान के का मुख्यमंत्री, तो हीरालाल देवपुरा, इनका कार्यकाल सबसे कम माना गया है, हीरालाल देवपुरा जी का। इसके बाद में अगला प्रश्न है 15वां, ये देख लीजिए एक बार। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, तो देखिए पहले NC गोयल आते थे, लेकिन उसके बाद में अभी राजीव स्वरूप जो हैं, इनका कार्यकाल बहुत कम माना जाता है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में 14 के अनुसार 4 लाख जनसंख्या पर कितनी जिला परिषद की सीटें होनी चाहिए थी? और ये है 17। तो ये प्रश्न भी ईजी था। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ है? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन से में नहीं हुआ था, क्योंकि आप कमेंट करके देखेंगे या आप कहीं से सर्च करोगे तो इसके साथ में आपको एक के साथ 2 प्रश्न भी और मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते के लिए जोड़ा है? तो हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल ठीक है। और ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है। देखिए, ये एक जटिल प्रश्न था, बहुत हार्ड बड़ा प्रश्न था और हार्ड प्रश्न था ये। और हार्ड प्रश्न यही है कि इस पर आपको क्रॉस ही लगा देना चाहिए था, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसका आपके लिए बता देता हूँ।
देखिए जो डॉक्टर एस एस टॉक हैं, ये पूछ रहा है इनका कालानुक्रम, तो ये लास्ट में आएगा डी वाला। तो डी कौन से में लास्ट में आ रहा है? इसमें, बी वाले में। तो इसका 2 आंसर अगर आप तुक्का भी लगा पाएँ तो आप मिला सकते हैं अपना, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न याद रहना थोड़ी टेढ़ी खीर है। अब देखिए निम्न निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विषय संकाय के चयन के लिए किया गया है? तो ये है यानी डायल फ्यूचर। क्या है ये? डायल फ्यूचर है। इसके बाद में हाँ देखिए अगला प्रश्न है, और ये 12वां प्रश्न है। 2023 जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान था 12वां, तो ये आपको आ गया होगा। 22वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है ये? इसका देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका नागौर, जैसलमेर और अलवर। ये है इसका 13.48 वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, स्तरीय प्रश्न है। अब इसका क्या हो जाएगा? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अभी एक प्रश्न ट्रोल पे चला था ये, हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न 100% आएगा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में कहाँ से संबोधित किया था या मनाने की पहल की सराहना की है? तो इसकी प्रशंसा की थी मोदी ने, दौसा में हुआ ये। 100% बिल्कुल ठीक आंसर है इसका ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रम से कितने खेलों में शामिल किया गया था? देखिए इसमें 6 खेल थे। कितने खेल थे? 6। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स इसको ज़बरदस्ती 7 बना रहे हैं, तो ये कमेंट करके देखना आप और जानकारी लेना। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवास खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो ये देखिए माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियन में राजस्थान की अनन्या प्रसाद ने 10 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में 66वें जो नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की प्रणय चौरिया ने एक शतरंज से संबंधित का ये ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होगा, आप समझ पाएंगे। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र को पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं वेंडर्स, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था ये, इस पर पहले भी जिक्र चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों चिरंजीवी श्रम संबल योजना। तो ये प्रश्न भी ठीक था। अगला प्रश्न देखिए, दबाव यानी दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण है गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर इनका क्या है? झुकाव हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये इसका आंसर ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो ये 22 अप्रैल को, इसमें तो शंका वाली बात ही नहीं है। और सबसे कम जो जनघनत्व है या जनसंख्या घनत्व है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ये प्रश्न एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वैश्विक नागरिकता। तो ये नहीं हो सकता कि वैश्विक नागरिकता में बढ़ावा हुआ है क्या? नहीं, प्रवास हुआ है, आना जाना हुआ है, प्रवास हुआ है। युवा संस्कृति बिल्कुल ठीक बात है। और वस्तुओं में सर्वव्यापकता, ये भी इसका ठीक है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका चयन करेंगे हम, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। आप आगे देख लेना, उसको मिला लेना अपना एक बार, फिर उसके बाद में बात करते हैं। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? तो जो ये है एक खंडों में बटा हुआ है, सतपुड़ा। तो ये भी हमने पहले भी बताया था और एक प्रश्न पूछा भी गया एक परीक्षा में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए, गलत युग्म को चुनिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मोहरान हुगरी गजन। ये कोयला के लिए नहीं है, तेल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो विभिन्न प्रकार की फसल उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा समान में। तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। तो ये हो जाएगा ए इसका। अगला क्वेश्चन है, कोंकण कन्नड़ मालवार उप प्रदेश हैं पश्चिमी घाट के, पश्चिमी तटीय मैदान के। तो देखो इसमें ये आंसर भी कहीं तक ठीक है, लेकिन अब बोर्ड क्या मानेगा, लोग ये बता रहे हैं। लेकिन ये आंसर भी कम नहीं है, यानी 50-50% है। अब बोर्ड ये भी मान सकता है और ये भी मान सकता है, ध्यान रखना इस बात को।
ए भी हो सकता है इसका उत्तर और फोर्थ भी हो सकता है। अगला देखिए 39वां क्वेश्चन, तो इसमें बजट दे रखा है, ये दे रखा है 21-22 वाला। अगला देखिए, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात सीमा साख सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो यह है वाणिज्य मंत्रालय का विदेश व्यापार। तो ये देख लेना, इसका निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 में लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कथन को चेक करिए। तो इसमें क्या है, दोनों ठीक हैं, इसके ए और बे दोनों सही हैं। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम कागज विहीन व शून्य रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो वो कौन सा पोर्टल है? तो यह है समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल, रैंप पोर्टल, उद्यम पोर्टल। तो ये उद्यम पोर्टल हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत के शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को इस पर प्राप्त हुई है। 100% सही है। तो इसमें क्या है, एक संशय वाला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए, वोट देने का जो अधिकार है, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हूँ, उनको ये क्या अधिकार दिया गया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ये दूसरा वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसमें आ जाएगा ये। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक ये दे रखा है। तो यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर होते थे? तो वो है सर्वसम्मति। 100% सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये है, इसमें देखिए गोलकनाथ वाद है, ये करेक्ट सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी जो दे रखी हैं वो भाग 4 में है। कई बार गलती से लोग 5 कर आए तो देख नहीं पाए ढंग से। तो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में से निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया है? तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, ये आप देख लेना। तो इसमें क्या है कि प्रांतों की जो विधानसभाएं, यहाँ से इनका चुनाव हुआ था, और प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका। तो कई बार बोर्ड इसका आंसर ये भी मान सकता है, बाकी 90% आंसर इसका यही है। 10% बोर्ड ये भी आंसर इसका मान सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितनी स्थानों पर विजय हुए थे? तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। ये इस तरह का प्रश्न सरकार को नहीं पूछना चाहिए। और अब ये इसमें क्या 397 उत्तर बता रहे हैं कुछ लोग, तो अब इसका किस हिसाब से बता रहे हैं, क्या है इसका, तो ये देख लेना। तो ये क्या है, CII और FICCI। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका दबाव समूह उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, ये करेक्ट सही है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, डेट रख कर ही। प्रसिद्ध पुस्तक टाइमलाइन इन चाइना के लेखक कौन है? तो KPS मेनन। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोग जवाहरलाल नेहरू का भी अंदाज़ा लगा रहे थे, लेकिन ये पुस्तक ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही थी? तो वह है विजयलक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन होता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में बताइए। तो देखिए, ये वाला प्रश्न जो है, इसमें यह शिक्षकों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अगला ऑप्शन है एक और, इसमें यह शिक्षक को स्वयं को समझने में मदद करता है। एक तो ये आंसर है ये वाला, इस पर भी आप ध्यान देना है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्या को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति देता है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 A और B इसके ज़्यादा दावेदार उत्तर हैं। कुछ यूट्यूबर्स इसको शामिल कर रहे हैं इसमें। तो इसके 3 आंसर A, B और D। तो ABD कौन से हमारा है? तो ये ABD हो जाएगा इसमें
3 में। कौन से में हो जाएगा? 3 में हो जाएगा। अगला देखना, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। सी वाला ऑप्शन जिसमें आ रहा है, तो सी वाला लास्ट हमारा, लास्ट वाला तो आंसर इसका हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, तो ये ही इसकी विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। देखो, इसे अगर पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको यही उत्तर नजर आएगा और कोई उत्तर नजर ही नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार, ये ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये देखो, आंशिक परीक्षण निषेध संधि ये नहीं हो सकता। आणविक अप्रसार संधि 1989 कहीं तक इस पर हो सकता है, लेकिन ये जर्मनी के एकीकरण की संधि हुई थी 1989 में। देख लेंगे थोड़ा सा। 60वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि अगला है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था विद्यार्थी वस्तुओं को ये करती है? तो निश्चित रूप से इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। मेरा मतलब सिर्फ आपको पेपर का आंसर बताना है। इसमें सी आंसर हो जाएगा। अच्छे अंत है वैयक्तिक संबंध, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले गुण हो जाएंगे इसमें। अगला देखिए, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ABD क्या हो जाएगा इसमें? ABD विकास पूर्व अनुमानित होता है, ठीक है। विकास अंश से पूर्ण की ओर बढ़ता है, ये भी देखिए मैं बता देता हूँ अभी। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता, तो रेखीय पथ तो हो ही नहीं सकता। मतलब जिसमें सी है ना, सी को तो हटा दो। तो पहले में सी दे रखा है, इसे हटा दिया। तीसरे में सी दे रखा है, इसे हटाओ। चौथे में सी दे रखा है। इसका मतलब अपने 8 से बचे 2, A और D। इसका मतलब इसमें B भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल को देखते हैं, तो इसमें क्या है? अवधारणात्मक व्यवस्था हो जाएगी। आगे अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो ये प्रश्न कौन सा है? तो इसमें ए और ब दोनों हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो देखिए, ये जो दे रखा लास्ट वाला काफ़ी इजी प्रश्न था। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जा सकता है, ये क्या है? गलत बात है। इसके बाद दे रखा है, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें क्या है कि समाजमिति हो जाएगा, इसका उदाहरण समाजमिति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने पूर्व के जीवन की सफलताओं की उपलब्धियों के बारे में बता रहा है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, एक वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा अगर बच्चे की तरह रो रहा है, तो उसका मतलब क्या? वो प्रतिगमन कर रहा है, मतलब अपनी पूर्व की अवस्थाओं में लौट रहा है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। और एक काफ़ी अच्छा प्रश्न एक और IQ टर्मन ने दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल का है, तो इसी से आपका आंसर बैठ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आप लगा लीजिए इसको। IQ टर्मन का, तो जिसमें D में 1 आ रहा है, तो 1 किस में आ रहा है? तो ये देखिए, 2 को हटा दीजिए। इसके बाद बचा आपका दूसरा और तीसरा। तो एक और रखा है संस्कृति मुक्त शिक्षण, तो कैटल का 3 B में 3 हो जाएगा। तो 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें क्या रहा है? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो करेक्ट दूसरा आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। और इसमें क्या है? बिल्कुल सामाजिक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी बंदे बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में 71वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति अपने में से किसी प्रकार के फ्रेम का मॉडल या मन रूप देखता है, तो ये अंतः वैयक्तिक अंतरह कौशल, तो इसका ये हो जाएगा B वाला आंसर बिल्कुल सही है और सटीक है। आगे देखना, तो इसमें 72वां वाला प्रश्न है, इसमें मानवतावादी दे रखा है। क्या दे रखा है? मानवतावादी। अब बोर्ड इसमें सामाजिक भी मान सकता है, वो आप देख लेना। देखिए, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और अध्ययन करता है। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड, एक कोर्स ले रखा है और उस कोर्स में क्या है, वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, और ये निश्चित रूप से इसका आंसर यही होगा 100%। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा B के पासी का परीक्षण नहीं है?
तो ये सामान्य उपयोगी परीक्षण इसका नहीं होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है 75। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? तो ये फोर्थ वाला आंसर है, पिछली बार भी पूछा गया ये प्रश्न। जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वो अन्य लोगों को भी हेल्प कर सकें। तो इसमें क्या है, मूल्य हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वयं को अपने अतिरिक्त आंतरिक विचारों भावनाओं के लिए व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, ये इसका मानना है। और इसमें क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का यानी प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+- 16 की सीमा के बीच आएंगे? तो ये प्रश्न मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं मिला है तो। अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 79। तो 79 का ये हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा उल्टा क्रम पूछा गया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है अगर आप करके आए हैं इसको तो। इस तरह भी था, और इसमें ए और सी हो जाएगा क्योंकि कालीसिंध और पार्वती दो ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बाकी बेड़च गुगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, और बाणगंगा ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर शुष्क सागवान बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ये पिछली बार एक टीचर पढ़ा रहा था तो आपने देखा होगा कि वो बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि राजस्थान का मूंगफली में और अलसी में दूसरा स्थान है। तो इस तरह से क्या है, मूंगफली में दूसरा स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक स्थान जो है, वागड़ का गांधी सुना होगा, भोगीलाल पांड्या। तो निश्चित रूप से ये माही नदी जा रही है वहाँ, कोई और है ही नहीं। ये तो बहुत ईजी प्रश्न था, अपने आप भी बुरा है। तो आगे देखिए, एक अच्छा प्रश्न और आया है। तो इसका आंसर अलवरी होगा 100%, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए दो प्रश्नों पर डाउट जा रहा है। टायर ट्यूब कारखाना देखिए अलवर में है वैसे तो, पर फिर भी अब बोर्ड क्या मानता है इसका। बाकी टायर ट्यूब कारखाना अलवर में है, और देखें तो इसका जो बड़ा कारखाना वो कांकरोली राजसमंद में है। इसलिए क्या है, लोगों ने इस पर रिस्क लिए है। और हाईटेक ग्लास कंपनी जो है वो धौलपुर में है ही है। सफ़ेद सीमेंट निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़, और पालीमोर शाहपुरा। इसमें चौथे में और तीसरे में कहीं थोड़ा सा संशय हो सकता है। इसमें क्या है कि गलत उपयोगों को पहचानिए। अर्थुना का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, समझ रहे हैं क्या? वो दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहलाता है अर्थुना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, काफ़ी सीधा प्रश्न था ये। और यहाँ से भी एक प्रश्न पर कमी होने की संभावना थी। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है, ये इनका सही क्रम था। ये काफ़ी अच्छे भी प्रश्न दिए गए हैं, इस तरह थे। और खेरी किसकी नस्ल है, लोही किसकी है? तो ये बकरी और भेड़ की नस्ल है। तो लोही भेड़ की नस्ल है और खेरी बकरी की नस्ल है, थोड़ा देख लेना आप लोग। खेरी आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा संशय पेपर में हुआ होगा। 89 ये दे रहा है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण का माना गया? तो इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है, ग्वालियर शिलालेख। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ललित विग्रहराज नाटक सॉरी ललित विग्रहराज नाटक लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। काफ़ी सरल प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर में किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो वो है नुसरत खान। इसके बाद में किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? ये भी कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी तो आपको पता होगा कि बदायूनी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में हमारे योद्धाओं की जो रक्त था, उन रक्त से इन्होंने अपनी दाढ़ी को धोया था। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में किस पुरातत्व स्थल पर निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे?
देखिए इसका आंसर कुछ लोग बैराठ ना बता करके बालाथल बता रहे हैं। ध्यान रखें बालाथल हमारे सिलेबस में नहीं था सेकंड ग्रेड में। 100% इसका क्या हो जाएगा, बैराठ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा का संबंध किस समाज से था, तो आर्य समाज इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। 1911 से 12 में गोविंद सिंह की जो गतिविधियाँ केंद्र था वो था बेडसा। ये बेडसा भी पूछा हुआ प्रश्न है, क्या करें आप लोग अगर गलत कर पाएँ तो इसमें। और मत संघ निश्चित रूप से 5वें संघ में शरीक हुआ था, 5वां संघ 15 मई को है, इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है, तो वो बारह का जो दुर्ग है ये दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग। लोक देवता हरभू जी का मुख्य मंदिर है बेंगटी, बेंगटी में गांव से बाहर मंदिर बनाए जाते हैं इनके, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। और 100वां क्वेश्चन है 100। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो देखिए सीधा है कि पेपर आसान भी था और पेपर स्तरीय भी था। जब हम प्रश्न पेपर को करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा भी पेपर है, मिक्स होकर प्रश्न आए थे, कोई कठिन कोई सरल, कोई कठिन कोई सरल। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कभी कि आधे सही हो जाएं और आधे गलत हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रिस्क ली गई और रिस्क लेकर के फिर देखा कि अब हमारे 50% भी नहीं बच पा रहे हैं। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि हम 45, 46, 47 पर आ गए हैं। तो ऐसा कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ लोग 60 पे भी पहुंच रहे होंगे काट पीट करके। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो साथी यहाँ तक आया है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंध में मैं भी आपको इसकी सटीक जो कट ऑफ कितनी जा सकती है SC ST OBC जनरल कैटेगरी और EWS के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूं, और आपको पता लग जाएगा। और मेरा जो अनुमान है वो बहुत सटीक जाता है, और इस सटीक अनुमान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।